नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स भर्ती परीक्षा, उसके पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स और उनके प्रश्न, उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने 2018 की परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया था और 2016 का प्रश्न और आज आखिरी क्लास के अंदर जो पीछे बचे हुए 141 से 150 तक के प्रश्नों को हम आज की इस क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद रहेगी कि भाई आपने जो है पिछली क्लासेस भी सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा और आगे भी जो है आप इस चैनल के साथ में बने रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि इस क्लास के बाद में यानी कि आज के इस 2016 की टेस्ट पेपर, इस पेपर के पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में अगली क्लासेस के अंदर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए, जो कि जैसे टेस्ट सीरीज आपकी हुई उसके अंदर जो है ग्रेजुएशन के कुछ अच्छे से प्रश्न किस प्रकार के हमारे थे उनके सॉल्यूशंस की बात है, या जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट है उसके अलग अलग टॉपिक के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग अगली क्लासेस के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में अपना टारगेट रहेगा रीट की परीक्षाओं के लिए। ठीक है सर, तो चलिए आज की शुरुआत करता हूँ। यदि ए आपके पास में समुच्चय हैं 1 2 3 4 5, ए के उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान दीजिए ए है हमारे पास में 1 2 3 4 5, ये आपका समुच्चय है और मेरा प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भाई इसके उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान दीजिए सबसे पहली चीज तो उप समुच्चयों की संख्या जो है 2 टू द पावर n से निकाल दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक शर्त दे दी है। शर्त क्या दे दी है कि अवयव 2 होगा लेकिन 4 नहीं होगा, यानी ये दोनों ही मीनिंगलेस हो गए हमारे लिए। भाई 2 तो हर एक में आना ही आना है सर, और 4 कहीं पर भी आना नहीं है। तो बेसिकली आपके लिए ये दोनों जो एलिमेंट्स रहे 2 और ये 4, ये दोनों हमारे काम के नहीं हुए सर उस फॉर्मूले के दृष्टिकोण से कि 2 तो रहना है और 4 का नहीं रहना। तो बताइए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा सर? 2 टू द पावर n के अंदर 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं सर। हमारा प्रश्न है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f जो है r से r fx बराबर e टू द पावर x द्वारा परिभाषित, तो f कैसा है? तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई देखिए फलन किस प्रकार से है। अगर हम लोग डायग्राम को सोच सकते हैं तो सबसे बढ़िया है सर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई r से r, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर के उसकी जो इमेज है, जो कोडोमेन है, वो भी सेट ऑफ r है। fx बराबर e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनता है आपका, वो ग्राफ इस प्रकार से बनता है सर। ये आपका e टू द पावर x का ग्राफ रहता है जो कि यहां पर 0,1 से होकर निकलता है। अब मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि यह कैसा है। ठीक है, देखिए फलन की पहचान तो होती है y अक्ष के समांतर रेखा जो कि एक जगह काट रही है। अब एक ही है या नहीं है उसके लिए क्या करते हैं हम इस ग्राफ के अंदर x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। कहीं पर भी सोचें सर आप, देखिए जैसे x अक्ष के पैरेलल लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ की, कितने स्थानों पर काटती है? एक स्थान पर। कहीं पर भी आप देखें, मैंने इस लाइन को लिया, कितने स्थानों पर काटी? एक स्थान पर। मान लेते हैं मैं इस स्थान पर लाइन लेता हूं, x अक्ष के पैरेलल लेनी है, कितने स्थानों पर काट रही है? एक स्थान पर। तो x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा अगर वक्र को केवल एक बिंदु पर अगर काटती है तो वह फलन एक ही होता है। तो यहां पर हमने लोगों ने देखा कि x अक्ष के पैरेलल कहीं पर भी रेखा ली जाती है, वो केवल और केवल एक ही स्थान पर काट रही है। इसका मतलब हमारा फलन एक ही है, 1 1 है। ठीक है ना, इंजेक्टिव की जहां बात हो गई हमारी। ठीक, अच्छा अब इसका परिसर क्या है और उसका कोडोमेन क्या है, ये इसको आपको देखना है। ठीक है, तो मेरे यहां पर जो बात कर रहा हूं मैं, परिसर क्या है? परिसर किससे बिलोंग कर रहा है सर? ये परिसर बिलोंग कर रहा है 0 से इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपका ग्राफ है सर, ग्राफ के अंदर उसका विस्तार कहां है? y अक्ष के ऊपर। तो पता लगा सर यहां से, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जिसमें 0 शामिल नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ का फैलाव, प्रसार 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आपका बन रहा है। ये देखो लाल रंग का निशान जो ग्राफ आपका है, मैं फिर से एक बार मार्क कर लेता हूं कि ये जो ग्राफ है इसका विस्तार y अक्ष के अनुदिश कहां है? 0 से लेकर के अनंत तक आपका ये विस्तार है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका परिसर जो है 0 से इंफिनिटी है। और क्या यह दिए गए
कोडोमेन के बराबर है क्या? सहप्रांत। और हमारा प्रश्न यहाँ सहप्रांत आर देता है, तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो बराबर नहीं है। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाता है तो आच्छादक होता है, लेकिन यहाँ पर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि आर का मतलब किससे हुआ सर? आर का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट क्या हुआ सर? यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? केवल एक एक ही, क्योंकि जो अपने पास में आ रहा है केवल आच्छादक, तो आच्छादक है नहीं। एक एक ही के साथ में आच्छादक तो ये भी नहीं है, और न आच्छादक न एक एक ही, लेकिन एक एक ही है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हुआ। तो केवल यह एक एक ही फलन रहा। ठीक है सर, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो समीकरण है, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों के क्रमित युग्मों की संख्या क्या है? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले पूर्णांक क्रमित युग्म के रूप में क्या है? अब आपके दिमाग में आना चाहिए, x के तो चलो दो पद है हमारे पास में, लेकिन y का तो हमारे पास में एक ही पद है। तो हम लोग क्या करें कि भाई यहाँ पर x के मानों को डालते हुए y के मानों को निकालने का प्रयास करता हूं, ताकि x के मानों को रखेंगे तो x के अलग अलग मान होंगे और उसके रेस्पेक्ट में y के मान। ठीक है ना? तो अब देखते हैं सर क्या पोजीशन बनती है। और वाई स्क्वायर यानी कि ऐसा मान रिजल्ट आना चाहिए जिससे कि इसका उत्तर निकल जाए। और आपका जो प्रश्न कह रहा है वो पूर्णांक है, यानी इंटीजर से है, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो अपन बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x का मान अगर 0 करता हूँ, गौर करो, 0 करने पर वाई स्क्वायर 4 के बराबर हुआ, तो y का मान क्या हो गया? प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, x 0 करने पर y प्लस माइनस 2 के रूप में आ गया। चलो और ढूंढें सर x का ऐसा कोई मान जिसके द्वारा जो है यहाँ पर परिणाम बन जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, 6 दूना 12, 6 × 18, 6 चौका 24, 5 30, 36, x का मान अगर मैं यहाँ पर माइनस का 6 करता हूँ, गौर करो इधर, माइनस 6 रखने पर ये तो हो गया सर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, और माइनस 6 रखने पर ये माइनस 36 हो गया, यानी प्लस का 36 माइनस का 36 कट गया सर। तो वाई स्क्वायर अगेन कितना हो गया सर? वाई स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ से y का मान फिर से प्लस माइनस 2 हो गया। तो x का मान 0 रखने पर, x का मान 6 रखने पर, इस प्रकार से परिणाम हमारा बन रहा है। और देखते हैं सर, x का मान वर्गमूल बन जाए सर, है ना? अब नेगेटिव नंबर ही होगा सर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होने पर स्थिति क्या होगी सर? पॉजिटिव होने पर अगर यहाँ का नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, उधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, तो वह आपका वास्तविक रूप में अपना उत्तर आएगा नहीं। -1 से क्या पोजीशन बन रही है सर हमारी? तो ये 1 माइनस 6 माइनस 5, हाँ बिल्कुल बन गया सर। x बराबर -1 की पोजीशन देखते हैं। -1 रखने पर गौर करना, ये -1 का स्क्वायर इस प्रकार से ये 1 रहा, -1 रखने पर -6 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये परिणाम माइनस का 5, उधर जाने पर प्लस का 5, तो वाई स्क्वायर बराबर 5 और 4 9 हो गया, और y का मान क्या हो गया सर? प्लस माइनस 3 के रूप में आ गया। ठीक है, और देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग 6 मानों तक तो पहुंच गए हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 8 है। ठीक है, 6 मान इसलिए पहुंचे कि 0 के साथ में 2, 0 के साथ में -2, -6 के साथ में प्लस माइनस 2 के रूप में। चलिए, -1 के बाद में -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -12, ये माइनस का 8 रहेगा, 8 और 4 12 नहीं बैठेगा, 3 रखने पर 9 -18, 9 4 13, ये भी नहीं बैठेगा, 4 रखने पर 4 का स्क्वायर 16 -24 8 4 12, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है सर। और आगे बढ़ते हैं सर, क्या पोजीशन बन रही है हमारी? और देखें सर, भाई -1 तो हो चुका है, 2 पर 4 -12, ठीक है ना भाई? आपको सोचना पड़ेगा, 8 4 12, 3 पर 9, 3 6 18, -9 जाने पर 13, 4 पर 5 का देखते हैं 25, और 5 6 30, ये एक मान और बैठ जाएगा। तो x का मान जैसे ही आप -5 सोच रहे हैं, वापस से कैलकुलेशन देखना, जब आपने -5 को सोच रहे हैं तो गौर कीजिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है सर? -5 का स्क्वायर 25, -5 का 6 से गुणा -30, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये परिणाम हुआ आपका -5
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी कुल मिलाकर के वापस वाई स्क्वायर बराबर 9 और वाई का मान क्या हो गया प्लस माइनस 3 के रूप में। तो बताइए एक्स वाई का जो क्रमित युग्म रहा, ठीक है, वो क्या रहेगा, एक्स और वाई एज एन ऑर्डर पेयर। जब मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 2 आता है, 0 रखने पर -2 भी आता है, -1 रखने पर 3 और -1 रखने पर -3। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए -5 रखने पर 3 और -5 रखने पर -3 भी है, और आगे बढ़ते हुए -6 रखने पर 2 है और -6 रखने पर -2 है। तो कुल मिला कितने क्रमित युग्म बन गए हमारे, 8 क्रमित युग्म बन गए। तो इसके अंदर जो है बहुत है ना, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा वे कौन कौन से एक्स के मान रखे जाएं, उसके रेस्पेक्ट में वाई के कितने मान और कैसे हम प्राप्त करें। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा समीकरण की बात कर रहा है, युगपत समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है, a बटा एक्स प्लस बी बटा वाई। देखिए हमारा प्रश्न है a बाय एक्स प्लस बी बटा वाई बराबर m, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी, और b बटा एक्स प्लस a बटा वाई बराबर n, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और हमारा प्रश्न कह रहा है y बटा x किसके बराबर है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करें, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल देते हैं, y का मान निकाल देते हैं और y बटा x निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए जब x के मान को निकालने की बात करूंगा तो मैं करूंगा इक्वेशन नंबर 1 का a से गुणा और इक्वेशन नंबर 2 का b से गुणा करके घटाऊंगा। ध्यान दीजिए जब a का गुणा करेंगे तो देखिए पोजीशन हमारी क्या है, a इक्वेशन 1 का a से गुणा कर रहा हूं मैं, तो देखो a स्क्वायर बटा एक्स, a से गुणा करने पर ए बी बटा वाई, समीकरण नंबर 2 को b से गुणा करके घटा रहा हूं तो माइनस का b स्क्वायर बटा एक्स और माइनस का ए बी बटा वाई, a से गुणा करने पर ए एम माइनस b से गुणा करने पर बी एन। यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं सर, ये कुछ चीजें जैसे ए बी बटा वाई, यहाँ वाई कटने वाला है, ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या रहा, x आपका लसअप हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एन, और ये पोजीशन रही x का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एम माइनस बी एन, ये एक परिणाम रहा, x का मान हमारे पास में आ गया। ठीक है, यानी x को हम लोग ऊपर ले गए और ए एम माइनस बी एन को नीचे ले आए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मुझे y का मान चाहिए तो x को काटना है, और x को काटने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का गुणा b से करते हुए और इक्वेशन नंबर 2 का गुणा a से करते हुए घटाने की बात कर रहा हूं। जब b से गुणा कर रहे हैं तो ए बी अपॉन एक्स, बी से गुणा करने पर बी स्क्वायर बटा वाई माइनस घटाने पर a से गुणा करते हुए तो ए बी बटा एक्स माइनस ए स्क्वायर बटा वाई, ऊपर b से गुणा था तो बी एम माइनस ए एन, यहाँ पर इस बार x कट गया सर आपका, यानी कुल मिलाकर के लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसा वैसा हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये y आपका लसअप हो गया सर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम माइनस ए एन, और यहाँ से फिर से इंटरचेंज करते हैं, y को ऊपर शिफ्ट करते हुए ये पोजीशन रहेगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी एम माइनस ए एन, और जब मैं भाग दूंगा तो यहाँ ध्यान देना ये क्रम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस क्रम को करने के लिए क्रम बदल रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पर भी क्रम बदलते हुए ए एन माइनस बी एम। ठीक है, अब चलिए हमारे प्रश्न का आंसर, मुझे चाहिए y बाय एक्स का मान, तो y आपका ये रहा सर, y का मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एन माइनस बी एम अपॉन x का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एम माइनस बी एन, ए एम माइनस बी एन, और यहाँ पर देखिए सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन और 1 अपॉन की पोजीशन में, और जब भाग उलट गुणा करेंगे यानी इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेंगे तो ये पद आपका नीचे से ऊपर की ओर आ गया, तो ए एम माइनस बी एन बटे में ए एन माइनस बी एम, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। ठीक है, और जब मैं इसको देखता हूँ तो ए एम माइनस बी एन ये रहा सर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर मुझे नजर आ रहा है, और एन ए माइनस एम बी, यानी m और n को आगे रखा हुआ है तो एम ए माइनस एन बी और एन ए माइनस एम बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका उत्तर है।
लॉजिक तो आपको पता ही है सर, कैसे सॉल्व करना वो आपको पता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी सेकंड ग्रेड के हिसाब से दे दी। चलिए आपका प्रश्न कह रहा है ए, अगर ये मैट्रिक्स है तो कैसी है। आपके दिमाग में आना चाहिए वर्ग सम कब होगी सर, वर्ग सम तब होगी जब ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी तो वर्ग सम हो जाएगी। शून्य भावी कब होगी, ए स्क्वायर बराबर 0 होगी तो वह शून्य भावी हो जाएगी। अंतरवलनीय कब होगी, जब आपका ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाएगी तो वह अंतरवलनीय होगी। और अवितक्रमणीय कब होगी, अवितक्रमणीय तब होगी जब ए के सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों चीजें कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर है तो सबसे पहले देखें कि भाई अवितक्रमणीय के लिए कि भाई ए के सारणिक का मान क्या हो रहा है सर, यहाँ पर 0 - 1 1 के बराबर हो रहा है, और चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब यह वितक्रमणीय है। क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। और इन तीनों के लिए मुझे ए स्क्वायर चाहिए सर, वर्ग सम करूंगा तब भी ए स्क्वायर शून्य भावी के लिए और अंतरवलनीय के लिए सभी के अंदर ए स्क्वायर मुझे करना होगा। तो चलिए ए स्क्वायर की बात करते हैं। 0 1 1 0 और आगे की तरफ बढ़ते हुए 0 1 1 0। ठीक है, और जब यहाँ पर आप गुणा करेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव तो यहाँ 1 बनता है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ की बात करेंगे तो 0 0 0 बनता है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में 0 बन गया और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 1 बना जो कि i के बराबर बना। तो ए स्क्वायर अगर i के बराबर है इसका मतलब ये क्या हो गया सर, यह अंतरवलनीय है, अंतरवलनीय मैट्रिक्स है। और ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में चीज आ गई होगी। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है x³ y³ z³ समांतर श्रेणी में है। ठीक है, log y x log x z, ये log z y गुणोत्तर श्रेणी में है, x y z 64 के बराबर है। x y z क्या होगा, इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास में है x³ y³ z³ AP में है समांतर श्रेणी में। ये एक शर्त आपको दे रखी है ना, log yx log xz log zy गुणोत्तर श्रेणी में है, ये आपको दे रखा है। और तीसरी शर्त है x y z 64 है। अब देखो सर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर x y z 64 के बराबर है इसका मतलब प्रत्येक 4 4 4 है, तभी ये कंडीशंस आपके सेटिस्फाई होने वाली है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगी। वापस से ध्यान दीजिए, यहाँ अगर मैं x का y का और z का गुणा 64 के रूप में कर रहा हूं तो हमारे पास में कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं सर, 1 1 64 हो सकता है। अगर 1 1 64 की बात करूंगा तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब और 64 ये एपी में कहां होगा, नहीं होगा। हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 1 2 32 के रूप में हो सकता है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 32 का क्यूब, नो डाउट सर ये 32 का जब क्यूब है बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, समान अंतर के पद नहीं बनने वाले हैं सर वहां पर। अगर मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर एक्स वाई जेड में 2 2 करूंगा तो 2 का क्यूब 8 और जो भी होगा यहाँ पर 16 का क्यूब, तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होने वाली है सर जब एक्स वाई और जेड तीनों आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक किसके बराबर होगा, 4 4 के बराबर होगा। और अगर मैं कहता हूं कि x का मान, y का मान और z का मान तीनों 4 हैं, x y और z तीनों जब 4 होंगे तभी ये कंडीशन आपकी अप्लाई होने वाली है सर। इसको वापस से चेक करना, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 3 पद समांतर श्रेणी में, सार्व अंतर 0। और यहाँ पर 4 बेस 4 4 बेस 4 सबका मान 1 1 1 हो गया, तो 1 1 1 सार्व अनुपात 1 के बराबर। और एक्स वाई जेड का गुणा 64 ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक्स वाई जेड 4 होने पर समांतर श्रेणी में भी होगा और गुणोत्तर श्रेणी में भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि संख्याएं आपकी समान हैं और जब संख्याएं समान होती है तो समांतर श्रेणी में भी होता है और गुणोत्तर में भी होता है। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर 0 होता है और गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात 1 के बराबर होता है। चलिए नंबर दूसरी बात, मान लिया आपको लगा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो जो हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी का लॉजिक है मैं वहां से इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली सर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि log y बेस x log x बेस z log z बेस y, ये गुणोत्तर श्रेणी में। और आपके दिमाग में आना चाहिए अगर गुणोत्तर श्रेणी में है
तो इसका मतलब सार्व अनुपात बराबर होता है दूसरे पद में पहले पद का भाग देना, ठीक है, बराबर होगा तीसरा पद में दूसरे पद का भाग देना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब मैं यहां पर बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी की बात कर सकता हूं आपसे। तो देखिए बेस चेंज करने पर पोजीशन क्या बन रही है, log x बटा log z, ठीक है ना। log x आधार z था तो log x बटा log z अपॉन में log y बटे में log x बराबर log z बटा log y अपॉन में log x बटा log z। चलिए मैं इसको क्या करना चाहता हूं भाई, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, भाग उलट गुणा की स्थिति कर लेते हैं। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, हमारी पोजीशन बन रही है log x बटा log z गुणा log x बटा log y बराबर log z बटे में log y गुणा में log z बटे में log x। यहां पर log y डिनोमिनेटर में कट गया सर आपका, और कुछ कटता है क्या, नहीं कटा। तो देखो ये log x, ये log x और ये log x गुणा करो तो क्या पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बन रही है हमारी log x का होल क्यूब बराबर log z log z log z, ये पोजीशन बन गई log z का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ सर भाई, दोनों का घनमूल लेने पर log x log z के बराबर और उसके बाद में x बराबर z, तो एक परिणाम तो ये आ गया सर आपका कि x किसके बराबर है, x z के बराबर है। और दूसरा लॉजिक हम लोग यहां से लेना चाहेंगे, x क्यूब y क्यूब और z क्यूब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बताइए y क्यूब किसके बराबर होगा, x क्यूब प्लस z क्यूब बटा 2 के बराबर होगा। और x क्यूब तो x क्यूब है और z भी तो x के ही बराबर है, तो x क्यूब बटा 2 यानी 2x क्यूब बटा 2 का मतलब x क्यूब, तो y क्यूब किसके बराबर हो गया, x क्यूब के बराबर, तो y किसके बराबर हो गया, x के बराबर। और ये दोनों परिणाम हमारे क्या कह रहे हैं, x z के बराबर भी है, x y के बराबर भी है। इसका मतलब हमारा जो परिणाम आ रहा है वो ये कह रहा है कि x y और z आपस में बराबर हैं। और जब x y z आपस में बराबर होते हैं, एक जैसी संख्या होती है, और जैसे मैंने आपको कहा इन तीनों का गुणा 64 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में सार्व अंतर 0 वाली समांतर श्रेणी और सार्व अनुपात 1 वाली गुणोत्तर श्रेणी बनती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए भाई हमें अगर ये कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो मुझे इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी सर, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने एक्स वाई जेड 4 के बराबर सोच लिया। तो ये इंफॉर्मेशन दी इसलिए है ताकि हम जल्दी से इस चीज को सोच सकें। अदरवाइज दूसरी इक्वेशन जीपी का लॉजिक लगाने पर एक्स जेड के बराबर आया और एपी का लॉजिक लगाने पर एक्स वाई के बराबर हुआ, और दोनों को जब आपने देखा तो एक्स वाई जेड आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब एक्स 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 समांतर श्रेणी, एक्स 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 गुणोत्तर श्रेणी, ये दोनों के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। डेंजर शब्द के अक्षरों के सभी संभव तरीकों के क्रमचयों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, और गेंडर की कोटि की बात कर रहा है, GANDER, और इसकी कोटि के लिए हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है भाई जी से पहले कौन कौन है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको देखो तो जी से पहले ए है सर, ठीक है, डी है और ई है, क्योंकि DEFG है ना, ये तीन आपके पहले तो तीन करना, ए से पहले कोई भी नहीं है, एन से पहले डी है, ई है, 2 हो गए, क्योंकि MNOPQR बाद में आ गया, तो डी से पहले ई नहीं है, ई से पहले आर नहीं है, इस प्रकार से हमको लिखना होता है। और उसके बाद में नीचे की तरफ फैक्टोरियल 0 राइट हैंड साइड से, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, इनका मुझे क्या करना होता है सर, गुणा करना होता है। और गुणा करने के बाद में मैं फिर से बात करूंगा स्टार मार्क करते हुए, एक सदैव जोड़ना होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर जो पोजीशन बनेगी 3 गुणा फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 से रहा, ये 0 हो गया, 2 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से रहा, फिर 0 0 0 के 3 पद आ गए, और सदैव एक जोड़ना ये वाला 1 रहा, तो ये रहा सर 360 प्लस 12 प्लस 1 372 और एक 373। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है, दूसरा नंबर का उत्तर रहा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक समुच्चय है हमारे पास में ABC के ऊपर एक संबंध है R1 R2। देखिए R1 हमारा क्या है,
R1 संबंध है ए बी, R1 है ए बी, बी सी, सी ए बी बी और सी सी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर, देखिए भाई ये ए बी बी सी सी ये सारे आ रहे हैं, यानी सब समझ रहे हो ना, अपना खुद की इमेज रखते हैं, है ना भाई। यहां पर ए का ए से संबंध है, बी का बी से, सी का सी से संबंध है, इसका मतलब यह स्वतुल्य तो हो गया। कारण क्या है, मुझे क्यों ढूंढना पड़ा स्वतुल्य, इसलिए ढूंढना पड़ा कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो तुल्यता संबंध होता है, इसका मतलब स्वतुल्य तो ये हो गया। सम्मित के अंदर बात करेंगे तो R1 अगर R1 इनवर्स के बराबर होता है तो हम कहते हैं ये सम्मित है। मुझे बताइए यहां पर A का B से संबंध तो यहां पर है, ठीक है ना, ये R1 में संबंध रख रहा है सर A का B से संबंध, लेकिन B का A से संबंध R1 में है या नहीं है। आप कह रहे हो B A तो कहीं दिखा ही नहीं सर, यानी इसका मतलब R1 नॉट इक्वल टू R1 इनवर्स है, यानी जो आपका संबंध है और उसका इनवर्स प्रतिलोम ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, होंगे तो सममित होगा। और जब मैं कह रहा हूं यहां पर ये सममित नहीं है, और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, बल्ब लगना चाहिए दिमाग का, अरे सर सम्मित नहीं है तो तुल्यता क्यों करेंगे हम लोग, तुल्यता तो होगा ही नहीं। इसका मतलब R1 तुल्यता संबंध है, अपना ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, ये भी गलत हो गया सर आपका। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे तुल्यता संबंध तभी होना है जब स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, और सम्मित नहीं है तो तुल्यता नहीं है। तो ए और सी तो आपका हो गया। अब मुझे यहां पर सम्मित के बारे में बात करना है, और सम्मित के अंदर क्या होता है सर, देखो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए बी का संबंध R1 से है, और यहां पर आगे बढ़ते हुए बी सी का संबंध R1 से है। ए बी R1 से और बी सी भी क्या है, R1 संबंध रख रहा है। अब मुझे बताइए क्या ए का सी से संबंध बना या नहीं बना, क्योंकि संक्रामक में क्या होता है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे संबंध होता है, तो पहले का तीसरे संबंध बनना चाहिए। तो ए सी है क्या कहीं पर, तो पता लगा ए सी जो है वो R1 के संबंध में नहीं है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है सर, और जब संक्रामक नहीं है और यहां पर कह रहा है R1 संक्रामक है, तो ये भी नहीं हुआ। जब तीनों नहीं हुए तो इनमें से कोई नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्लास के बाद में जो है अगली क्लास के अंदर हम लोग ग्रेजुएशन के कुछ पार्ट्स के बारे में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न है ना, चाहे वो टेस्ट सीरीज के प्रश्न रहे हैं या टॉपिक वाइज अपने प्रश्न होंगे, वो अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सर। रूट में 1 प्लस रूट 3 आयोटा की घात 12 x प्लस आयोटा y है, तो y की घात 1/12 किसके बराबर है। देखिए सबसे पहला काम 1 प्लस रूट 3 आयोटा का ध्रुवीय रूप मुझे लेना होगा, इसका ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म हम लोगों को लेना है। ठीक है, और जब ध्रुवीय रूप लेंगे तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब चलिए यहां से r का मान, और r का मान रहा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में, रूट में 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2 के बराबर हो गया। तो r तो हम लोगों ने निकाल दिया सर 2 के बराबर, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। थीटा यानी टेन थीटा की बात करूंगा मैं, तो टेन थीटा का मान कितना हुआ सर, मॉड ऑफ b बाय a की बात करता है, तो मॉड में रूट 3/1 की बात होती है, जो कि रूट 3, और रूट 3 टेन की सारणी में टेन 60 का मान टेन π/3 होता है, तो थीटा जो है आपका क्या रहा π/3 रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये हो गया हमारा 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब आगे तरफ बढ़ते हुए घात 12 लगाता हूं, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा की घात 12 लगाने पर 2 की घात 12 यहां पर होगा, और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की घात 12 होगी। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं मायवर प्रमेय के बारे में, और मायवर प्रमेय हमारा ये कहता है कि जो घात होती है वो अंदर की ओर आ जाती है, गुणा हो जाता है। तो ये पोजीशन हमारी रहेगी 2 की घात 12,
और घात अंदर आने पर गुणा होना, तो देखिए पाई बटा 3 का 12 से गुणा होना, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 के रूप में, तो कॉस में 4 पाई प्लस आयोटा साइन में 4 पाई के बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति क्या बनी, 1 प्लस रूट 3 आयोटा की घात 12 बराबर कॉस 4 पाई का मान देखो सर ढूंढो आप। ये बात समझ में आई ना सर कि इस कोण का पाई बाई 3 का हम लोगों ने 12 से गुणा किया, 3 से 12 कट गया 4, तो 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई हो गया। अब गौर करो 4 पाई कहाँ आएगा सर, भाई जहां 0 है वहां पर 2 पाई है और जहां 0 है वहीं पर 4 पाई भी है, तो कॉस 0 का मान, तो ये पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, 2 की घात 12 तो हो गया और कॉस 0 का मान 1 हो गया प्लस आयोटा, और यहाँ पर मान क्या हो गया सर, ये 0 के बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 प्लस रूट 3 आयोटा की घात 12, ये परिणाम 2 की घात 12 हुआ, और ये किसके बराबर कर दूं, x प्लस आयोटा वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न ये कहता है कि भाई इसका जो मान है वो x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, और हम लोगों ने जब मान निकाला, चूंकि आयोटा का गुणा हम लोगों ने किया और आयोटा का 0 से गुणा होने पर 0, तो 2 की घात 12 उत्तर आया। जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, भाई x किसके बराबर हो गया, कंपेयर करने पर x है 2 की घात 12 के बराबर और y किसके बराबर है, आयोटा का गुणांक, यहाँ पर आयोटा नहीं है सर, तो यह 0 के बराबर हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। चूंकि y अगर आपका 0 के बराबर है तो y की घात 1/12 भी तो 0 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा बहुत माइवर थ्योरम का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ा। चलें सर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स आपके पास में है और ये मैट्रिक्स एक बार वापस से मैं लिख देता हूं सर, x माइनस 1 2 और 2 3, x माइनस 1 2 और 3 3, x माइनस 1, और आपका कह रहा है x के वास्तविक मानों के लिए, है ना, वास्तविक मानों की संख्या की, वास्तविक मान क्या है उसकी बात नहीं कर रहा है, वास्तविक मान कितनी संख्या में है उसकी बात कर रहा है, और d बाई डी एक्स ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात मुझे करनी चाहिए, और जब मैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ इसके सारणिक का मान, तो चलिए इसका प्रसार करते हैं और x के पदों की एक समीकरण मेरे पास में बन जाएगी। देखते हैं सर प्रसार करने के बाद क्या स्थिति बनती है। x माइनस 1 हो गया, गुणा करने पर यहाँ पर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 हो गया, माइनस 2 करने पर इनका गुणा 3 गुणा x माइनस 1 माइनस का फिर से 6 हो गया, और प्लस का 2 के साथ में गुणा करने पर 3 का 3 से गुणा हो गया 9 माइनस 3 गुणा x माइनस 1। ठीक है सर, ये आपकी स्थिति बन रही है सर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो मैं इसको हल करता हूँ। तो x माइनस 1 का गुणा करने पर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 6 गुणा x माइनस 1 माइनस 6 गुणा x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 6 दूना 12 9 दूना 18 माइनस का 6x माइनस 1। तो कुल मिलाकर के वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बन गया सर हमारा, x माइनस 1 का होल क्यूब 6 6 6 18 हो गया x माइनस 1 के रूप में, और यहाँ पर 12 और 18 30 हो गया। एक बार कैलकुलेशन वापस देख लेना सर, ठीक है ना। 12 है 18 है, ठीक है, और माइनस 6, ओके सर। अब आपका प्रश्न कह रहा है d बाय डी एक्स की बात करना चाहता है ना, d बाय डी एक्स ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका अवकलन करो। तो ये हो गया सर 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 18, और बराबर 0 कर देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये 0 इसका जो है मान 0 को संतुष्ट करने वाले कितने मान होंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं और इसके बाद में हम x के कुछ मानों को बात करना चाहते हैं। तो चलिए सर पोजीशन हमारी क्या बन रही है, 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 18, 3 के पहाड़े से 18 कट गया सर 6 बार, वर्गमूल कर लेता हूँ। तो x माइनस 1 बराबर सामने वर्गमूल करने पर रूट 6, इस प्रकार से। तो x का मान क्या हुआ सर, 1 प्लस माइनस रूट 6। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि x के दो मान आ रहे हैं, 1 प्लस रूट 6 ये भी रियल नंबर है, और 1 माइनस रूट 6 ये भी आपका रियल नंबर है। और आपका प्रश्न क्या कह रहा है, मानों की संख्या कितनी है, तो 2 रियल नंबर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो चलिए सर इस प्रश्न के साथ में जो है अपना 2016 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। इसके पहले 2018 का पेपर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो आप उसको देखें,
है ना। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, जिन्होंने कर लिया है वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। और अगली क्लासेस जो हमारी रहने वाली है वो ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स, कुछ प्रश्नों के बारे में हम लगातार बात करना चाहेंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहें आपके अपने चैनल यूट्यूब पर मैथ्स बाय भावेश सर। थैंक यू सर।